मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे दो विषयों पर बात करने जा रहा हूं। एक फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में और दूसरे हमारे देश में जातिगत असमानता पर जो एक रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट है, उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो इस बार दिया गया है, और चूंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस पर मैं थोड़ी सी विस्तार से बात करने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो पुरस्कार दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दिया गया है। ये मैंने सरल शब्दों में बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दिया गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब की जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। एक तरह से कह लीजिए दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आप मोबाइल में कुछ भी पूछते हैं, बोलते हैं, और वो जवाब दे देता है। चैट जीपीटी ने तो क्या कमाल किया है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, क्योंकि मनुष्य तो वहां नहीं है। ये सब आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो बनाया गया है, यानी कि एक मशीन है। ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि वो मशीन तो है, लेकिन उसके अंदर अपनी बुद्धिमत्ता भी है, अपनी इंटेलिजेंस भी है। अभी तक जो हमारे साथ मशीनें काम करती थी या हम मशीनों के साथ काम करते थे, वो क्या होता था, हमें उनसे काम लेना पड़ता था। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करती थी। हमने चालू कर दिया, वो चालू हो गई, बंद कर दिया, वो बंद हो गई। उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, हमको सुनने की क्षमता उस तरीके से नहीं थी। हमने जो बोला वो उन्होंने सुन लिया, और इसके बाद उस दूसरी तरफ से जो बोला वो हमने सुन लिया। टेलीफोन वगैरह में यही होता था। लेकिन इंटेलिजेंस वहां है जब उसके अंदर थोड़ी सी सही, जिस तरह की भी हो, लेकिन एक बौद्धिक क्षमता पैदा हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे यहां जो कैलकुलेटर आया था, शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, अभी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बेसिकली उन्हें इसलिए दिया गया है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने, जी हां, दो वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है, मशीन लर्निंग को संभव बना दिया है अपनी खोजों के द्वारा। यानी कि मशीनें भी लर्न कर सकती हैं, सीख सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मशीनें भी सीख सकती हैं। जब हम अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं तो न्यूरॉन्स शब्द आपने सुना होगा। न्यूरॉन्स के, हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कहा जाता है ना कि बुढ़ापे में हम थोड़ी सी चीजों को भूलने लगते हैं। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी ये बताते हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं एक समय के बाद बनने बंद हो जाते हैं, और लगातार उनकी संख्या घटती चली जाती है, और डिके होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं। तो जैसे जैसे न्यूरॉन्स की संख्या कम होती चली जाती है, हमारी जो क्षमताएं हैं, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, सोचने समझने और स्मृति की जो क्षमताएं हैं, वो कम होती चली जाती हैं। न्यूरॉन्स, तो इन्होंने क्या किया, मशीन लर्निंग को संभव बनाया, उसकी बुनियाद रखी कह लीजिए। और इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम न्यूरल, न्यूरॉन्स से ले लीजिए, न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजी, नर्व्स, ये सब एक ही जाति के शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार किया। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो कैसा है, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। इन्होंने कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स बना दिया, और इसके लिए बाकायदे उपकरणों का उपयोग करके मशीन लर्निंग की नींव रख दी। दोस्तों, किन लोगों ने यह कमाल किया, इसमें एक जो वैज्ञानिक हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जेफरी हिंटन। और जेफरी हिंटन को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, आप कह लीजिए। मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, जेफरी हिंटन। राइट। ये जो जेफरी हिंटन है, इसके बारे में अखबारों में आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ब्रिटिश कनाडाई। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन बाद में वे कनाडा की जो राजधानी है टोरंटो, वहां की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे थे। तो इसीलिए इनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया ब्रिटिश कनाडाई। ये एक वैज्ञानिक है, और जो दूसरे वैज्ञानिक हैं वे अमेरिका के हैं, जॉन हॉपफील्ड।
जॉन हॉपफील्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन हॉपफील्ड को जब इस पुरस्कार के देने की घोषणा की गई है, उस समय उनकी उम्र है 91 ईयर्स, और ये नोबेल प्राइज पाने वाले अब तक के सबसे अधिक उम्र के वैज्ञानिक हैं, जॉन हॉपफील्ड। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको इनके कार्य के बारे में दी है और ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है जो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा। इसमें जो जेफरी हिंटन है वो गूगल से जुड़े हुए थे। लंबे समय तक उन्होंने गूगल में काम किया है, 2012 से 2023 तक, राइट। और फिर 2023 में उन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया। इनकी अभी तो उम्र 76 ईयर्स की है, तो आप कह सकते हैं कि बूढ़े हो गए होंगे, रिटायर हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, इस्तीफा देने का इनका एक बहुत बड़ा कारण है, और मुझे लगता है कि उस कारण को आपको जानना ही चाहिए। और ये जनरल स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि इन्हें कोट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज दिया है और बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया था। तो उन्होंने त्यागपत्र देने का फैसला क्यों किया? उन्हीं के शब्दों में, यह फैसला मैंने इसलिए लिया ताकि अब मैं एआई की जोखिमों के बारे में बोल सकूं। देखिए, जब तक आप उस संस्थान में काम कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ संस्थान है, तो आप कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट तो नहीं बोल सकेंगे, तो उन्हें उसके अगेंस्ट बोलना था। तो पहले उन्होंने 2023 में त्यागपत्र दिया और हम 2024 में रह रहे हैं, और उन्होंने बकायदे एआई से जुड़े अपने काम को एक बड़ी भूल बताया और साथ ही साथ चेतावनी भी दी। वो कह रहे हैं कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, और फिर एक चेतावनी भी दी। चेतावनी क्या दी? उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो चैट बॉट्स हैं ये हमसे ज्यादा समझदार हो जाएंगे, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन इनके गलत इस्तेमाल का जोखिम बढ़ जाएगा। देखिए क्यों क्या कह रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो संभावित बुरे परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में बकायदे जो हिंटन है वो हमें बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे फिजिक्स के इस बार के नोबेल पुरस्कार के बारे में। जो नेक्स्ट खबर है फ्रेंड्स, आपने नाम सुना ही होगा, भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण। उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जातिगत असमानता के ऊपर। उसमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। अगर आप इस बार के मेंस का पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में ही असमानता को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, और उसमें जातिगत असमानता या एक पर्टिकुलर वर्ग की असमानता को लेकर के ज्यादा फोकस किया गया है। उसमें देखिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात यह कि सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि जो निचली जातियों के लोग हैं उनकी जो वार्षिक आय है देश की जो हमारी शेष आबादी है उनसे 21.1% कम है। मोटे तौर पर कह लीजिए कि 21% कम है। और यहां तक कि अगर निचली जाति में कोई उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी है तब भी उसकी जो आय है उच्च जाति वालों से 10.3% कम है। तो यहां आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, ठीक है, वो निम्न जाति का है, तो इसकी आय कम कैसे हो गई? तो जो सर्वेक्षण है उसमें यह निकल करके आया है कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी होती है, समाज में अच्छे लोगों के साथ उनका संपर्क होता है, और इसके कारण जिसे आप कह लीजिए कि उनकी जो सोशल कैपिटल है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो इसका लाभ उन्हें मिल जाता है। जबकि निम्न जाति के लोगों को इसके सामाजिक आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसमें जातिगत असमानता को दूर करने के लिए 2 बड़ी बातें बताई गई हैं, या कह लीजिए कि 2 उपाय बताए गए हैं। पहला तो यह बताया गया कि जो हम विरासत में जाति को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं उसे कम किया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके तो डेफिनेटली हमारे समाज में जो जातिगत असमानता है उस पर काफी कुछ नियंत्रण पाया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है, आपके सीधे सीधे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, और चूंकि यह लेटेस्ट सर्वे है इसीलिए आपको जो मैंने बातें बताई हैं, जो कुछ डेटा दिए हैं,
उन्हें नोट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इन 2 खबरों के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।